माँ कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती आवाज़ सुनाई दी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता कैसी है? माँ वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उसके कारण पूरा बदन चिपचिपता रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है माँ। हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दे तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी तुम तो जानती हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है, लोन लिया है, उसे चुकाना है। ऊपर से सीमा की पढ़ाई का खर्च ठीक है। तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो फोन पर ही बात विवाद करने लगती है। ठीक है मैम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना। रीना ने तुरंत उत्तर दिया। रीना ने फोन रख दिया था। एक बार फिर कविता की आंखों में सुनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते होते ही इतना बदल गई है? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी, और अब एसी की डिमांड। उससे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्च कहाँ से कर पाए हैं। ये सच है कि आज की नई पीढ़ी की सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती है। आज उसे पूरा गृहस्थी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता की बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए ये नहीं सोचते कि जीवन में जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी रहेंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वो इन कांटों की सह पाएंगे? सोचते हुए कविता ने एक लंबी सांस ली। विनीता ऑफिस तथा सीमा कॉलेज से आ चुकी थी। करने को कुछ नहीं था, अतः वो सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यही व्यतीत होती है। वो यहाँ बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई तथा क्रोशियो का काम भी किया करती है। अपनी बनाई चीज़ों से घर को सजाना उसकी हॉबी है। सामने पार्क की हरियाली तो मन मोहित ही है। पार्क की चहल पहल में वो न केवल अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, वरना अकेलापन भी नहीं महसूस होती है तथा काम भी हो जाती है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मारकाट तथा उठापटक वाली राजनीति से भरे अखबारों में भी उसका मन ही नहीं लगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न के में वो कुर्सी पर अर्धलेटी मुद्रा से लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उनकी आंखों के सामने उड़ उड़ कर उसे बेचैन करने लगे। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वो उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही है, चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश भ्रमण के टूर। उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी। फिर भी अफसोस नहीं हुआ, वरना ये सोचकर खुश होती रही कि वो अपना कर्तव्य का भली भांति निर्वाह कर रही है, जिसके कारण उनकी बच्ची स्वास्थ्य और स्वतंत्र वातावरण में पल रही है। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातों ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती है। वो पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उनके बच्चे के कमरे में लगवाया। बाद में अपने वर्षों बाद जब एसी खरीदने की विनती का मन बना, तब वो पहला एसी भी उसने रीना और सीमा के कमरे में ये सोचकर लगाया कि कहीं उनके मन में ये ना आए कि मामा पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदा दी थी, जिससे वो ठीक से पढ़ पाए, वरना कहीं
ऐसा न हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने से, साइकिलिंग से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगे। ये सोच नहीं पा रही थी कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि जो रीना उसे समझना ही नहीं चाह रही थी। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग को पूरा करते समय ये एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज़ की उनने मांग की है वो क्या उनके लिए आवश्यक है, या वो दूसरों की देखा देखी उनको लेना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वो अपनी अनुचित मांगों पर अंकुश रख सके। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने की प्रयत्न के कारण ही रीना और सीमा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्मकेंद्रित होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उनकी सहमति की मुहर लगाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पर वो ये सोचकर उनकी इच्छा से के आगे झुकती गई कि वो अभी बच्ची है। अगर वो अपनी मांगों उनके सामने नहीं रहेगी तो और किसके सामने रहेंगे। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उनसे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद जिसका पूरा करना उस समय उनके लिए संभव नहीं होता था, वो उन्हें एक कहकर समझाने का प्रयास करती है कि बेटा इस समय तो ये संभव नहीं है, बाद में दिला देंगे, या थोड़ी बहुत जो बचत कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही है तो है कर रहे हैं, या हमारे जो है वो तुम दोनों का ही है। इस पर वो कहती, मामा अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करा दीजिए ना, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो भी या ना हो। उनके असहयोगात्मक रूप देखकर उनकी खुशी के लिए विनीत मन मारकर सेविंग में से पैसा निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे। पर अब लग रहा था कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे और अपना पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता था। वो ये नहीं सोच पाती थी कि ये उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीमा छोटी होने के बावजूद भी रीना की तुलना में थोड़ा समझदार थी, जबकि रीना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। कविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कियों की अपेक्षा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती है। उन्हें कभी कोई दुख नहीं होती, घर के काम में माँ का हाथ बढ़ाती है, पर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। रीना सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। रीना जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती, वही सीमा के पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उनकी पेंटिंग की कहीं प्रदर्शनियाँ आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी हो गई थी। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती थी कि उनके पास बैठने का या बात करने का भी उनके पास समय नहीं रहता था। उनके पास आती थी तो सिर्फ काम से, या जब उन्हें पैसा चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद रीना के दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टर की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई, दम भी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकलती नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी कविता उनकी इस आदत पर टोकती तो विनीता कहती है अभी बच्ची है विनीत कहते हैं अभी बच्ची है, अपनी इच्छा यहाँ पूरी नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी, कहना चाह कर वो नहीं कह पाती थी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है। वो तो सुरसा में मुँह की हाथी बढ़ती ही जाती। उनके चेहरे पर खुशी देखकर विनीत कहते तुम व्यर्थ परेशान होती हो, इंसान अपने बच्चे के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। वो खुश तो हम खुश, पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, जब है तभी तो खर्च कर पा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतनी है इनकी ही। वो दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही थी। उनके अनंत भविष्य को देखकर सोचती कि क्या अंतर है आजकल का लड़के और लड़कियों में।
व्यर्थ ही लोग लड़की होने पर मातम बनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़ी ही है। रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होने ही अब उनका घर बसने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के दिखने के पश्चात नवीन पसंद आया, वो भी डॉक्टर था। सपनों को पंख तब लगे जब उसने तथा उनके घर वाले ने रीना को पसंद कर लिया। इसमें भी अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होने होते ही विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी, अतः कविता और विनीत अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वो और विनीत विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बनाते रहे थे कि रीना आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैड, आपने इनमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है। हाँ, 26 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिए, वरना उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब रीना का सारा समय समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का थोड़ा जोड़ा उसे 50,000 का पसंद किया है। गहनों और सामान तो ठीक है, पर पूरी ज़िंदगी में 4-5 बार से अधिक न पहन जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च करना कविता के संस्कारी मन को चुभा। न चाहते हुए भी कविता के मुंह से निकल गया, बेटी, लहंगा कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है, कोई दूसरा ले ले। तुम भी माँ, विवाह आखिर एक बार ही होती है, मुझे तो यही पसंद है। देखो, पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेन्युइन जरदोजी वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े के पश्चात साड़ियों भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियाँ लेने के बाद कही तो पहली बार तुनकी फिर एक कहते हुए मान गई कि तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियाँ तो कभी कभी ही पहनूंगा। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जीन्स टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट तो है तुम्हारे पास, वहीं ले जाना। कविता ने कहा, मामा, ये सब तो पुराने हैं, पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। उसके बाद मैं ले जाऊंगी, बात तो उसकी ठीक ही है। अतः उसने कई जोड़ी मनपसंद सलवार सूट भी खरीदने और उसके बाद मैचिंग चूड़ी और बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पर्स और चप्पलों का दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का लिया। कविता को लग रहा था कि कितना अंतर आ गया है आज और कल में। एक उनका समय था जब विवाह में लेने देने की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थी, लेकिन आजकल वो इससे खुलकर हिस्सा ही नहीं लेती, वरना अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फेरबदल भी करवाने में भी नहीं हिचकिचाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उनकी जागरूकता है या लुतुपता। रीना की फरमाइशों को सुनकर विनीत भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अनंत योजनाबद्ध रूप से प्लानिंग की थी, पर रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफ़ी खर्च हो गया था तथा इसी बीच सीमा ने इंजीनियरिंग में आने के कारण उसकी फीस के साथ डॉक्टर का खर्च भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनकी कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उनके पीएफ से रकम निकालने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। रीना के विवाह पर होते खर्च को देखकर कविता को महसूस हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि लड़कों लड़कियों में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्च होती है, विवाह में भी खर्च करना ही पड़ता है। लड़कियों के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की के विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। लड़की के विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। शायद इसलिए लड़की के होने पर मातम मनाया जा रहा है। अचानक उसने स्वयं अपने विचारों पर विस्तृत हो गई। किस जमाने की बात सोच रही है वो, जो कुछ दे रही है रीना को सुख के लिए ही तो दे रही है, फिर अफसोस क्यों। बार बार मन को समझाती, पर फिर भी न जाने क्यों रीना की नीति नहीं फरमाइश सुनकर मन बदल उठता। कैसे लड़की है ये जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं हो है कि उनके पिता विवाह के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पा रहे। पैसे कोई पेड़ पार पर तो उगती नहीं है कि जितने चाहो तोड़ लो। उनकी नित नई फरमाइश सुनकर एक दिन सीमा भी बोल उठी, दीदी ने तो ऐसा लूट मचा रखी है, मानो फिर कभी कुछ मिले या ना मिले। उस समय उनने सीमा को
दिया था, पर उसने जो वहाँ कही थी वो तो मन में ही चल रहा था। तो क्या आज लड़कियां स्वयं भी दहेज चाहने लगती है? बार बार ये प्रश्न उनके मन मस्तिष्क को मतने लगा था। शायद आज एक युवा वर्ग अपनी गृहस्थी को तिनका जोड़कर सजाने में विश्वास नहीं रखती। यही कारण है कि आजकल लड़के वाले दहेज मांगे या न मांगे, वरना लड़कियां ही दहेज से ऐशो आराम के सारे साधन चाहती है। दहेज को सदा से सामाजिक बुराई, समाज की रंग रंग में व्यस्त कोड़ के रूप में देखा जाता रहा है, जिसका भी बलि बेटी पर न जाने कितनी कन्याओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसे रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून भी बनाया गया। पर क्या इससे मुक्ति मिल गई? मुक्ति मिल पाना तो दूर, इस समाज में ऐसा घोल मिल गया है कि इसे अब संभवतः सबको कि मैं पुत्री की गृहिणी बचाने वाला सर्वसुलभ सर्वसम्मत उपाय मान लिया गया है। समझदार लोग अब इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि पुत्री के समझदार माता पिता बिन मांगे ही अपनी पुत्री को वो सब देंगे जिसके उसे आवश्यकता है। शायद इसी कारण है कि रीना की ससुराल वाले ने इस संदर्भ में उनसे कुछ नहीं कहा, पर रीना उनकी अपनी बेटी का व्यवहार देखकर कविता को लग रहा था कि कहीं दहेज युवा पीढ़ी की परिवर्तन सोच के कारण सामाजिक मान्यता न प्राप्त कर ले। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़ों में सजे रीना परी सी लग रही थी। किसी की नज़र न लग जाए इसलिए उनने उनके कान में पीछे एक काला तिल लगा दिया था। उसे ऐसा करते देख रीना खूब हंसी थी। विवाह की सारी रस्में हंसी खुशी निपट गई। रीना और नवीन की परफेक्ट जोड़ी को देखकर अब नाते रिश्तेदार और पड़ोसी उनको उसे बधाई देने लगे तो वो गर्व से भर उठी। हंसते खिलखिलाते माहौल में वो अपनी सारी चिंता हो भूल गए। विदा की बेला भी आ गई। अचानक हंसी खुशी से भरा माहौल बोझिल होने लगा था, पर कविता ने स्वयं पर काबू रखा था। उनकी मान्यता रही है कि बेटी को रोते रोते नहीं वरना हंसते हुए विदा करना चाहिए। जब हम हंसी खुशी विवाह की सारी रस्मों को निभा रहे तो रोना क्यों? विदा के समय बेटी की इच्छा यादों को लेकर जाए, न कि माता पिता की आंसुओं से भरे चेहरे को। जब उसे वो चेहरा याद आएंगे तो क्या उनका मन नहीं दरकेगा? अपनी इसी मन स्थिति के कारण विदा के समय यत्नपूर्वक आंसुओं को पीती रही, पर उन्हें बहाने नहीं मिल दिया। विदा के समय गले लगती बेटी को ढाइस बांधने के बजाय भी फक फक करके रो पड़े थे। किंतु कविता रीति आंखों में पुत्री को विदा होते देख रही थी, पर आंखों से एक भी आंसू नहीं ढलकने दिया। बस पहलों से उनके गले लगकर उनके आंसू पूछते हुए कहा, बेटी अपने नए घर में आंसुओं से साथ नहीं, वरना खुशी खुशी जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो, बस यही कामना है। देखो कैसी माँ है मेरी बेटी। विदा हुई तब नहीं, कई दिनों तक मेरे आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। उसे बेटी को ऐसा विदा करते देखकर उनकी पड़ोसन ने कहा, हाँ दीदी, पत्थर दिल है। सबकी आंखों में आंसू निकल रहे थे और एक ये है कि बुद्ध बंद खड़ी हुई थी, दूसरी की आवाज़ है। कविता का मन किया कि एक बार पलटकर देखे, पर मन पर काबू कर लिया। आखिर क्यों रोए? जब खुशी खुशी उनने अपनी पुत्री के लिए घर भर ढूंढा है। रोकर खुशी के माहौल में गम गीत बनाना क्या उचित है? पर सदियों पुराना रीति रिवाज केवल उनके चाहने से तो बदल नहीं सकता है। अंत उसे वाक्य सुनकर भी चुप लग गई। उसे चुप देखकर बात संभाली थी उसकी ननद नंदिता ने, जिसने उन्हें टोकते हुए कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हो बेटी के वियोग में भाभी के आंसू सूख गए हैं। दुख में कभी आंसू वो निकलते हैं तो कभी सूख जाते। फिर कविता की और मुखातिब होकर उन्होंने अपने अंक में सपेटते हुए कहा था, भाभी रीना दूर थोड़ी ही गई है, जब चाहे मिल आना। सुनी आंखों से वो नंदिता की ओर देखती रह गई, मानो कहना चाह रही थी कि क्या अन्य रस्मों की तरह ये रस्म निभाना भी जरूरी है। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर रहे थे तो उनमें कौन सा गुनाह किया? खुद रोकर बेटी को भी रुलाना।
उसे एहसास दिलाने कि वो आज से उनके लिए पराई हो गई है क्या उचित है। उनकी बेटी आज भी उनके लिए उतनी ही अपनी है जितनी विवाह से पहले थी। तभी तो उनने और विनीत ने इसे हर सुख सुविधाओं की चीज़ दी है। 6 महीने हो गए थे रीना के विवाह को। उसके चेहरे पर खुशी देख वो अभिभूत हो उठती थी। नवीन उनका बेहद ख्याल रखता था। ससुराल भी अच्छी और संपन्न थी, पर वो जब भी आती डेकोरेशन की, किचन की या कोई भी मनपसंद चीज़ एक कहकर ले जाती, मामा मेरे पास नहीं है या मैं ले जाऊँ। भला उसके आग्रह को वो कैसे नकार पाती। भले ही बाद में उस चीज़ की वजह से उसे परेशानी हुई हो, पर बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को अपनी हर परेशानी बेमानी लगती है। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ खरीद नहीं सकती है। अभी कुछ दिन पूर्व उसने 70 लाख का 3 बेडरूम का फ्लैट बुक कराया है। अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलने की भी प्लानिंग चल रही थी, पर फिर भी छोटी छोटी चीज़ों मांगना या ले जाना उनकी आदत सी बन गई थी। विवाह के कुछ दिन पश्चात रीना आई। उस समय सीमा भी आई हुई थी। दोनों बहनों ने एक साथ हास्य खिलखिलाते देख वो भी बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। जब वो जाने लगी तब उसने ड्राई ग्रुप में रखे सेरेमिक के फ्लावर पॉट को देखकर कहा, माँ यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है, क्या मैं ये ले जाऊँ? अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, कहकर उसने वो फ्लावर पॉट को ले जाने की इजाज़त दे दी थी। उसके जाने के पश्चात सीमा ने क्रोधित होकर कहा, मामा दीदी की यही आदत अच्छी नहीं लगती। फ्लावर पॉट वो स्वयं भी तो खरीद सकती है, ले जाने की क्या आवश्यकता थी। तेरी बड़ी बहनें विवाह हो गई तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका इस घर पर अधिकार ही नहीं है। कहते हुए उसने सीमा को समझाने का प्रयत्न किया था, और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी रीना को हो क्या गया है। उसका अपना खून होते हुए भी वो उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को समझ क्यों नहीं पा रही है। सीमा की पढ़ाई का खर्च 3-4 वर्ष पश्चात उसे सीमा का विवाह भी करना है। उसके विवाह के लिए लोन की किस्तें अभी चुका ही रहे हैं, फिर भी ये मांग उसकी मनपसंद का हर सामान उसके विवाह में दिया था, पर सदी में विवाह होने के कारण बस ऐसे ही नहीं दे पाए थे, और आज उसने उसकी भी मांग कर डाली। डकर गया कुछ मन में। डोरबेल ने उसकी विचार तंत्र को भंग कर दिया। दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसकी पड़ोसन अंजलि थी। आते ही उसने कहा, मन बहुत परेशान था इसलिए तेरे पास चली आई। क्या बात है? अपनी पड़ोसियों को परे थलकते हुए पर उसने प्रश्न किया। कविता क्या बताओ, समझ में नहीं आ रहा है कि कहो या न कहो। ऐसा क्या बात है? पड़ोसन और अच्छे मित्र होने के कारण अगर हम आपस में अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो समाधान कैसे कर पाएंगे। तू सच कह रही है कविता। अब बात भी बता क्या है। तू तो जानती है पल्लव का अभी पिछले वर्ष ही विवाह हुआ था, वो भी बिना दहेज के। पल्लव और संजना दोनों ही अच्छा काम कमा रहे, लाखों का पैकेज है दोनों का, पर जब देखो भीख मांगो की तरह हाथ ही फैलाते रहे। उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट के लिए 10 लाख चाहिए। अभी 6 महीने पूर्व ही कार के लिए 2 लाख दे चुके हैं। हमने तो कभी किसी से नहीं मांगा, जब पैसा बचा आवश्यकता का सामान खरीद लिया। कविता, पल्लव को ये भी नहीं लगता है कि 2-4 वर्ष पश्चात विनीता का विवाह भी करना है। अगर उसकी ऐसे ही डिमांड रही तो कैसे कर पाएंगे विनीता का विवाह। उनके खर्च में कहीं कोई कमी नहीं हो। अभी पिछले महीने ही उनके पास 10 दिन रहकर आए थे। हर दूसरे दिन बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े, फ्रिज भरा पड़ा है, तरह तरह का प्रोफन फूड पड़ा है। हमने कहा फ्रेश खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पल्लव ने कहा, मामा संजना को फुर्सती कहाँ मिलती है खाना बनाने की आता। अगर कभी कभार अवसर मिलता है खाना बनाने की तो अगर कभी कभार अवसर तो कुछ बना लिया, वरना इससे काम चला लेते हैं, कहीं नहीं तो बाहर से मंगा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, नई पीढ़ी को काम ही नहीं करना चाहती। हमारी पीढ़ी में भी औरत काम करती थी, पर इनके जैसे नहीं थकती थी। अंजलि, गलती उनकी नहीं हमारी है। सुनने से ले आते हुए कविता ने कहा, जिस समस्या में से वो परेशान थी ठीक उसी तरह की समस्या से अंजलि घिरी हुई थी। क्या कर रहे हो कविता? हम दोषी है, पर कैसे? हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया।
हमने उन्हें जीवन की कुछ सच्चाई से दूर रखा। सच तो यह है, अंजलि पुत्र हो या पुत्री, जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो उन्हें ये एहसास दिलाना आवश्यक है कि अब वो अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से स्वयं निपटे, न कि हर बार अपने माता पिता की ओर देखे, वरना वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। कविता, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हम पर स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगेगा? कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये बात तो नहीं बैठ जाएगा कि हमारी आवश्यकताओं के समय हमारे माता पिताओं ने हमारी सहायता नहीं की, फिर हम उनकी आवश्यकता के समय उनके साथ क्यों दें? तुम्हारी कहना सत्य हो सकता है, शायद वो हमारी इसी मानसिकता का फायदा उठाता है, पर आखिर कब तक हम उनकी मांगों को सम्मुख झुकते रहेंगे? आखिर उन्हें भी हमारी मजबूरी और परेशानियों को समझना होगा। तुम ठीक कह रही हो कविता, मैं आज ही विजय से बात करती हूँ। अगर पल्लव को समझा पाए, घर इतना आवश्यक भी नहीं है, 1-2 वर्ष पश्चात भी ले सकता है। अंजलि कहकर चली गई। कविता ने सोच लिया था कि वो रीना की इस्मा के बारे में विनीत को कुछ नहीं बताएंगे, स्वयं ही कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन विनीत को ऑफिस भेजकर निपनी बेटी ही थी कि फिर रीना का फ़ोन आया। मामा, तुमने डैडी से पूछा? बेटी, तुम तो हमारे घर के स्त्रियों से भली भांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ, लोन लिया, पैसा तो चुकाना ही है। सीमा की पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ 3-4 वर्षों में उसके विवाह भी करना है। स्वयं से अनचाही गिड़गिड़ाती आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हो, पूरा ऐसी ही खरीद देने के लिए तो नहीं कर रहे थे। उसके लिए भी तुम मना कर रही हो? वो तो हम अपने आप ही खरीद लेंगे। पर आपको तो पता है कि कुछ दिन पूर्व नवीन ने फ्लैट बुक करा लिया था, उसके लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हो। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वो तुम दोनों का ही है, फिर मना क्यों कर रहे? कहकर उसने क्रोध से फ़ोन रख दिया। ये उसका चिर परिचित अंदाज था, उसे मालूम था उसे फ़ोन फिर आएंगे, पर इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वो नहीं चुकेगी। आखिर कब तक वो उसकी नाजायज़ और नाजायज़ मांगों को पूरी करती रहेंगी? कब वो अपने माता पिता को एहसास को समझेगी? अब वो बच्ची नहीं है, उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता की भी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने खर्च है, बुढ़ापे की और अग्रसर होते जीवन के लिए कुछ बचाना भी है। फिर वो अकेली तो नहीं है, उसकी एक बहन है और है, उसे भी उन्हें पढ़ाना है, उसका भी घर बसाना है। यहाँ तो एक की कमाई से ही घर चल रहा है। वो तो दोनों ही कमाते हैं, फिर भी जब चाहे अपनी डिमांड करते रख देती है। कमाओ बच्चे अगर माता पिता को कुछ दे नहीं सकते तो उसे मांग भी नहीं। कविता को मालूम था कि रीना की मांग को ठुकराना आसान नहीं होगा, शायद विनीत से भी टक्कर लेना पड़े, माँ पुत्री के रिश्ते में दरार भी आए, स्वार्थी बनने का भी इल्ज़ाम लगे, पर वो झुकेगी नहीं। माता पिता का काम बच्चों को पालना ही नहीं, उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारी को एहसास भी कराना है। आज हम हैं पर कल हम नहीं रहेंगे, तब तो उसे अपनी समस्याओं को स्वयं ही झेलना होगा। आखिर कब तक वो हमारी उंगली पकड़ कर चलती रहेंगे? कब तक उनकी मांगों के आगे हम फिर झुकते रहेंगे? कभी न कभी कहीं न कहीं तो उन नाजायज दस्तों मांगों पर रोक लगनी ही होगी। फिर आज से ही क्यों नहीं? वो विनीता से बात भी नहीं कर पा रही थी कि शाम को ऑफिस से विनीत के आते ही फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन विनीत ने ही उठाया। फ़ोन रीना का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं पैसा भेज दूंगा। कविता ने पूछने पर विनीत से रीना की कही बात बताई तो कविता ने कड़ा रूप अपनाते हुए अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर विनीत ने सहज रूप से कहा, कविता, रीना हमारी बच्ची है, हमने कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उनका जन्मदिन है, उस पर कुछ उपहार तो देंगे ही, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक एनसी फ्रैक्चर हो रही है, करीब 50,000 के करीब मिलेंगे। पहले सोच रखा था कि उससे फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, रीमा के विवाह के बाद काम आएगा, अब 25,000 ही डालूंगा। कहते हुए विनीत के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो चुपचाप फ्रेश होने चले गए। विनीत की पेशकश सुनकर कविता चाह रही थी कुछ दिन कहीं पर। विनीत के चेहरे पर छाया दर्द इसे इतना अवश्य एहसास करा रहा था कि कुछ को छोड़ दे तो आज की पीढ़ी
ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी और लालची होती जा रही है। अपनी कमाई तो क्लब, होटलों और पिक्चरों, डिजाइनर कपड़ों में खर्च करके जीवन का एक एक पल एंजॉय करना चाहती है, पर बूढ़ा होने होते माता पिता की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज के इस स्वार्थी से जूझना कविता को दुख तो इस बात का था कि ये लड़के लड़के तो लड़के, आज लड़कियां भी माता पिता से रुपए एकने में पीछे नहीं है। तभी तो उसकी मांगे नित शुरुआत में मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। सिर्फ उनकी ही नहीं, उनकी सखियों अंजलि के साथ नीता, बबीता, करुणा, अंजना के भी अपनी बेटे बेटियों से यही शिकायत है। नीता की बेटी पल्लवी का विवाह रीना के विवाह के 15 दिन पश्चात हुआ था। वो भी अपनी बेटी की नित गई मांगों से परेशान है। एक ही प्रश्न उसके दिल और दिमाग को बार बार मथा रहा था कि दहेज जो कल तक सामाजिक बुराई थी, कहीं आज मान्यता तो प्राप्त करने नहीं जा रहा था। जीने की डिमांड मापदंड ही बदल गए थे, पर इसमें दोष किसका है? अंतर्निहित का दोष बच्चों का ही है। ये स्वार्थी होते जा रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि तुमने उनसे सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा की है। उनका अलग कमरा, अलग चीज़ें उनकी एकात्मकवादी सोच पैदा करती है। तुम मानो या न मानो, दोस्त तुम जैसी का ही है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बच्चों में कुंठा न पपने ही भावना न आए, इसलिए हम बच्चों की जायज़ और नाजायज़ मांगों पूरी करते जाते हैं। जब आती होती लगती है तब हम बच्चों को दोष देने लगते हैं। वास्तव में दोषी हमें, हमारा परवरिश है। अब पछताते होते क्या? तुम चिड़िया चुर गई खेत वाले अंदाज में कविता अस्त होते सूरज की ओर देखने लगी, जो अभी तो अस्ताचल में जा रहा था, पर शीघ्र ही कल सुबह आशा की नव किरण के साथ उदय होगा। कभी कोई न कोई किरण आकर उनके मन के अंधेरे को अवश्य दूर करेगा। कभी तो रीना अपने माता पिता का डर समझे कि इस आस के संग उसने अपने घायल तन मन को समझाने के साथ अपने अनिश्चित विचारों को झटकते का प्रयास किया तथा विनीत के लिए चाय बनाने चली गई।